गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। हमने अपने पिछले वीडियो में बिहेवियरल अप्रोच की एक थ्योरी की थी, कंट्रीब्यूशन किया था एल्टन म्यू का। नेक्स्ट आपके बिहेवियरल अप्रोच में नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है मैरी पार्कर फोलेट का। ठीक है, ये जो उनकी पिक्चर है और आज हम इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैरी पार्कर जो है वो अमेरिकन की सोशल वर्कर थी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट थी। उनका मेन फोकस जो था वो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की फील्ड में था। उनका बर्थ जो है वो बोस्टन में हुआ, वहाँ पर ही उन्होंने अपनी लाइफ का जो उसके स्टार्टिंग पीरियड थे वहाँ पर ही उन्होंने स्पेंड किए हैं। और इनको जो मैरी पार्कर है इसको हम ग्रेट वुमेन मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं। ठीक है जी, मैनेजमेंट का गुरु बोलते हैं इनको। नेक्स्ट इज कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। इन्होंने जो है कोऑर्डिनेशन के 4 प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है जी, तो 4 प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो हम इनको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमने तालमेल बैठाना। ठीक है, पंजाबी में इसका मीनिंग होता है तालमेल। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने तालमेल से काम करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो अर्ली स्टेज, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसकी अर्ली स्टेज पर ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है आपको पता ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। तो वहाँ पर ही जो प्लानिंग के प्रोसेस जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के प्रोसेस की अर्ली स्टेज पर ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। डैट इज़ कि वो प्लानिंग, तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस वो प्लानिंग है। तो प्लानिंग के ड्यूरिंग जब हम प्लानिंग स्टेज होती है तभी वो कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें बेस्ट प्लान जो बना सकेंगे और उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी कर सकेगी इन प्लान्स को। अगर कोऑर्डिनेशन जो है वो अर्ली स्टेज पर स्टार्ट कर दी जाए तो सारे मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म्ड किए जा सकेंगे। ठीक है जी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इनिशिएट करने से, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने से हम क्या है कि हम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके ऑब्जेक्टिव है उसको ईजिली एंड क्विकली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि मैनेजमेंट के प्रोसेस पर हमें स्टार्ट से ही कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बेटर रिजल्ट्स के लिए, ताकि हम अपने मैनेजमेंट बाकी के जो मैनेजमेंट फंक्शन है उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके, तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाए ईजिली एंड क्विकली। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि ये एक वन टाइम की एक्टिविटी है, एक बार हमने कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर दी तो बाद में उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि जो कोऑर्डिनेशन होती है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन तब से स्टार्ट हो जाती है जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है और तब तक चलती रहती है कंटिन्यू जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमारी कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। राइट, तो कोऑर्डिनेशन मस्ट बी डन कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रोसेस में इसको कॉन्टिन्यूसली डन करना चाहिए। इट मस्ट बी डन ड्यूरिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये कब कब डन होगी? प्लानिंग के प्रोसेस पर भी, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस पर भी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के, ये सारे जो प्रोसेस है इसमें हमें कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन चाहिए रहती है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। प्रोसेस जो है जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है तब से ही कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म नहीं हो जाती, बंद नहीं होती, तब तक वो कोऑर्डिनेशन चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए अपने सबॉडी के साथ। इससे क्या है, मैनेजर और सबॉर्डिनेट दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बनता है, एक स्मूथ रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, गुड रिलेशनशिप बनता है और स्मूथ रिलेशनशिप बनता है। इससे क्या है कि उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिस इंटरप्रिटेशंस आती हैं, डिस्प्यूट आते हैं मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट के बीच, उनको अवॉइड किया जा सकता है कोऑर्डिनेशन की वजह से। इट एनेबल द मैनेजर्स टू कोऑर्डिनेट ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इससे क्या है कि मैनेजर अनेबल हो जाता है कोऑर्डिनेशन से कि वो उसके जो सबॉर्डिनेट है उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली
कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें डायरेक्ट जो मैनेजर्स है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट रखना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट से के साथ, इससे उनका रिलेशनशिप गुड रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिस्प्यूट जो है वो रिमूव हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस। इसमें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिसीजंस और एक्शंस है पीपल के, मैनेजर्स के, एम्प्लॉयज़ के और डिपार्टमेंट्स के, वो ऑर्गेनाइजेशन में इंटर रिलेटेड होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके जो डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होने चाहिए। सो डिसीजंस और एक्शन जो है एक पर्सन का और डिपार्टमेंट का, वो अफेक्ट करता है सारे पर्सनस को, ठीक है जी। डिसीजन जो एक पर्सन का और एक डिपार्टमेंट का पूरे दूसरे पर्सन हैं जो डिपार्टमेंट है उनको अफेक्ट करता है। सो हमें कोई भी डिसीजन और एक्शन लेने से पहले मैनेजर्स को ये पहले ये कंसीडर कर लेना चाहिए कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट फाइंड आउट द अफेक्ट, ठीक है, जो वो डिसीजन ले रहे हैं उसका अफेक्ट क्या होगा दूसरे पर्सन्स पर और डिपार्टमेंट्स पर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोल देते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन विल बी सक्सेसफुल इफ दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड प्रॉपरली, ठीक है जी। इसमें रेसिप्रोकल में क्या है कि हमने हमारे जो एक्शंस हैं, डिसीजन हैं, उनको देख लेना है, ठीक है। पहले जब हमने लेना है, ये सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि वो इंटर रिलेट कर रहे हैं, उसका अफेक्ट क्या है दूसरे पर्सन्स पर। कोई भी डिसीजन और एक्शन लेने से पहले मैनेजर्स को देख लेना चाहिए कि जो वो डिसीजन लेगा उसका दूसरे पर्सन और दूसरे डिपार्टमेंट्स पर क्या, ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट्स पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।